मॉडर्न डिजाइन या मॉडर्न होम्स के अंदर टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले करता है? काफ़ी सारी चीज़ें आने वाले समय में एक नेसेसिटी हो जाएगी रादर देन लग्जरी। तो उसके अंदर कौन सी चीजें ऐसी है कि जो लग्जरी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है? इफ़ यू हैव अ गुड स्पेस, तो हाउ टू यूटिलाइज इट, इट्स अ लग्जरी। लग्जरी डायरेक्टली कनेक्टेड विद द प्राइस? कॉस्टिंग डेफिनेटली आपको एक बेनिफिट देता है। उनके गोल के साथ आपका डिजाइन अप्रोच किस तरीके से होता है कि उनके गोल्स मीटअप हो सके आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट? आपका फैमिली स्पेस कैसा है, लिविंग रूम कैसा है, कितनी ऐसी इनफॉर्मल स्पेसेस यू कैन क्रिएट। लाइटिंग क्या रोल प्ले करता है? प्रोवाइडिंग अ गुड लाइट डिज़ाइन, यू कैन हैव अ गुड इंटीरियर डिज़ाइन। सही कलर आपको सामने वाले के आंख में देखना है, तो वो लाइटिंग का सही होना उतना ही नेसेसरी है। आज के गेस्ट मयंक पारेख फ्रॉम अड्डा आर्किटेक्ट्स। अड्डा आर्किटेक्ट्स की एक ऐसी टीम है जो मास्टर प्लानिंग, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइन और लैंडस्केप को सबको साथ में लेकर चलती है। धवल शाह, मयंक पारेख और कौशल लहरी ने अड्डा आर्किटेक्ट्स की शुरुआत 2011 में की थी। एक छोटी सी शुरुआत आज लग्जरी डिजाइन स्पेस और सस्टेनेबिलिटी का एक बहुत बड़ा नाम बन चुकी है। क्रिएटिव फ्रीडम, सस्टेनेबिलिटी और एक्सपीरियंशियल डिजाइन उनकी फिलॉसफी का कोर है। आज अड्डा आर्किटेक्ट का विजन सिर्फ लग्जरी प्रोजेक्ट तक नहीं बल्कि ग्रीन आर्किटेक्चर और पैन इंडिया एक्सपेंशन तक है। तो चलिए जुड़े हमारे साथ, जहां हम समझेंगे मयंक पारेख का सफर, अड्डा आर्किटेक्ट्स का डिजाइन अप्रोच और डिजाइन बियॉन्ड वॉल्स का असली मतलब। सो मयंक जी, आपने अपना आर्किटेक्चर जर्नी कैसे स्टार्ट किया और आप अपने जर्नी से कैसे इवॉल्व हुए? 2011 जब हमने इस जर्नी की शुरुआत की थी, मतलब मैं और मेरे दो पार्टनर धवल शाह, कौशल लहरी, हम लोगों ने 2011 में ये फर्म की शुरुआत की थी। सो बेसिकली वी आर एन आर्किटेक्ट्स, वी ऑल्सो डू इंटीरियर डिज़ाइन, डिज़ाइनिंग इज़ आवर कोर। सो हम एक छोटे रेसिडेंस से लेके एक बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट तक का करने का एक जज्बा और पोटेंशियल रखते हैं। तो हमने जब जर्नी शुरू की तो डेफिनेटली सबकी तरह एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत की थी, लेकिन ये सिटी ने हमको बहुत ही सपोर्ट किया है पहले से। तो 2012-13 से ही हमने रियल एस्टेट में अच्छा एक डिज़ाइन में अप्रोच नया लाए थे, और तब से हमारी एक जर्नी रियल एस्टेट के साथ काफ़ी अच्छी रही है। और उसके साथ साथ हमने प्राइवेट रेसिडेंसेस, कॉर्पोरेट ऑफिसेस और रेसिडेंसेस भी काफ़ी किए हैं। तो जर्नी तो हमारी बड़ी मज़ेदार है आज तक की। सो जनरली आर्किटेक्ट्स को हम लोग एस्थेटिक के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। सो आप जब कोई भी प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं तो एस्थेटिक और प्रैक्टिकलिटी, वो दोनों को बैलेंस कैसे करते हैं? एक आपने दो अच्छे वर्ड बोले हैं, एक एस्थेटिक और एक प्रैक्टिकलिटी। मैं आपको एक तीसरा वर्ड देता हूँ, यूटिलिटी। राइट, जो एक कोई भी एक मशीन समझ लो, एक कार समझ लो, वो चलती है उसकी मशीन्स और यूटिलिटी के वो एक मैकेनिज्म पे ऊपर चलती है। राइट। तो जहाँ भी हम रह रहे हैं, जहाँ हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो हर जगह एक मशीन की तरह है। हर एक यूटिलिटी, हर एक सर्विसेज वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, उसमें हमें अपनी ज़रूरतों को बिठाना है। मैं इस तरह से यूटिलिटी को आपके सामने शायद रखूँगा। तो एस्थेटिक इज़ अ बाई प्रोडक्ट, उसको अच्छा होना ही है। और आज के ज़माने में जब इंटरनेट और इतने सारे सोर्सेज है, जो आपको एस्थेटिक्स के ऊपर काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगा। राइट, बट जो सही कोर है, जो आज एक रियल आर्किटेक्ट और गुड इंटीरियर डिज़ाइनर का जो सबसे बड़ा कोर है, इट इज़ टू अंडरस्टैंड दी हिडन मैकेनिक्स और हिडन यूटिलिटी जो होता है किसी भी स्पेस का, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो एस्थेटिक और यूटिलिटी का एक बैलेंस करना एक आर्किटेक्ट की जिम्मेदारी है, और उसी के ऊपर हमारा पूरा फील्ड टिका हुआ है। सो जैसे आपने बात किया कि यूटिलिटी का वहाँ पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज वो डिज़ाइन सिर्फ एस्थेटिक वैल्यू प्रोवाइड कर पाएगा लेकिन वो यूटिलिटी नहीं होगी। तो मॉडर्न डिज़ाइनिंग जो आगे बढ़ रही है, उसके अंदर आप टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं कि मॉडर्न डिज़ाइन या मॉडर्न होम्स के अंदर टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले करता है? टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में बहुत ही फास्ट आगे बढ़ रही है, और आगे बढ़ने से अलावा आज अप्रोचेबल और अफोर्डेबल होती जा रही है।
उसकी वजह से ऐसा नहीं है। पहले क्या था, व्हाट इज लग्जरी, तो आप इतना अच्छा कोई बढ़िया सा ऑटोमेशन कर दो या कोई ऐसे लग्जरी चीज़ें सिर्फ एक सेगमेंट तक सीमित थी। आज ऐसा नहीं है। आज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी ये सब चीज़ें काफ़ी अप्रोचेबल हो चुकी है, काफ़ी अफोर्डेबल हो चुकी है, और काफ़ी सारे हमारे लोकल बोल सकते हो, दो दे आर डूइंग अ वेरी ग्लोबल वर्क, बट वो हमारे आसपास पले बड़े कंपनीज है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा रिसर्च में काम किया और वो काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। मतलब समझिए कि आज के जैसे आज का मतलब कोई भी बंदा होगा उसके पास नोकिया का 1100 नहीं होगा, बिल्कुल, उसके पास बिल्कुल। एक स्मार्टफोन होगा। तो आज स्मार्टफोन एक कोई नया इनोवेशन नहीं रहा, दिस इज द नेसेसिटी। ऐसा आज के बच्चे के क्या किसी के हाथ में फ़ोन होगा तो वो स्क्रीन वाला स्मार्टफोन होना एक बेसिक सी बात है। इसी तरह से टेक्नोलॉजी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, काफ़ी सारी चीज़ें आने वाले समय में एक नेसेसिटी हो जाएगी रादर देन लग्जरी। सो दिस टेक्नोलॉजी हैज़ गिवन टू अस एन अपॉर्चुनिटी या फ्रीडम, जो भी आप गिनो, उसकी वजह से हम आज वो सब एक एक बेसिक चीज़ों की तरह एंजॉय कर रहे हैं। वैसे मैं बोल सकता हूँ इसको। तो जब भी आप कोई घर डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई भी स्पेस को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो कौन सी जगह पर टेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि नहीं, ये पार्ट तो टेक्नोलॉजी से मेरा कवर होना ही चाहिए? ऐसे कौन सी चीज़ें होती है जो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी ही होती है? टेक्नोलॉजी हमारे फील्ड में कैसा है कि अगर मैं एक बेसिक कोई भी मटेरियल की बात कर लूँ या एक एक्सपीरियंस की बात कर लूँ, दोनों में टेक्नोलॉजी एक इम्पोर्टेंट रोल है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन और एक्सपीरियंस। तो वापस मैं एक ही बात बोलूँगा, एक होता है एस्थेटिक्स लग्जरी, एक होता है यूटिलिटी। तो मैं मेरे पर्सनल क्लाइंट्स को सबको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने घर के मतलब कोई भी इक्विपमेंट ले लो, लाइट्स ले लो या सिक्योरिटी कैमराज ले लो, अगर आप अब्रॉड रह कर भी आप उसको देख सकते हो या कंट्रोल कर सकते हो, तो शायद कल के दिन के लिए वो आपकी लग्जरी नहीं है। जैसा आप लग्जरी मतलब जो घर आप बना रहे हो उसके लिए दिस इज़ द नेसेसिटी ऑफ द फ्यूचर। मैं हमेशा जो उसमें टेक्नोलॉजी में वो जो पार्ट्स हैं जो एक यूटिलिटी पार्ट में आते हैं, जैसे एक्सेसिंग कैमरा, एक्सेसिंग योर ऑल द इक्विपमेंट्स, ऑल द लॉक्स, ऑल द CCTV, और मे बी आज के दिन में मैं ऐसे कहूँगा कि काफ़ी सारे गार्डन्स बनते हैं, या फ्लैट हो या बंगलो हो, उसमें अगर पानी ऑटोमेटिक पे चलता है कि रोज सुबह 8 बजे पानी चालू होगा, 5 मिनट वाटरिंग होगा, ख़त्म, यू डोंट नीड अ पर्सन, राइट। तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है? तो वो एक लग्जरी नहीं है, आज आपको एक आदमी का जरूरत नहीं पड़ रहा है, तो दिस इज शायद आप ये फ्यूचर का नेसेसिटी है। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किए बिना ये देयर इज नो अदर चॉइस। तो मैं वापस वही बोलूँगा कि ये आज की लग्जरी कल की नेसेसिटी है। राइट। सो अभी आपने कहा एक्सपीरियंस, लाइटिंग, सो एक मूड एक स्पेस के अंदर आने के लिए लाइटिंग एक क्या रोल प्ले करता है? एक बेसिक सा चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, तो ऑफिस में काफ़ी लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भाई वाइट लाइट रखते हैं या एटलीस्ट 4K मिनिमम रखते हैं। तो एक लाइट का जो कलर होता है वो हमारे मूड और हमारे सेंसेस को बहुत ही डायरेक्ट अफेक्ट करता है, राइट। तो उसकी मतलब एक वाइट लाइट होने से आपको एक ब्राइटनेस थ्रू इन योर वर्क लाइफ आपको मिलता है, राइट। इवन इट्स 4K यू विल गेट इट, इट्स अ गुड नीड। जहाँ पे अगर आप अपने बेडरूम में हो, अगर आपके घर में हो, तो यहाँ पे 3K होता है। क्यों? क्योंकि वार्म लाइट्स गिव यू अ वेरी काम फीलिंग, प्लीजेंट एटमॉस्फेयर, और वो इट इज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट, इट इज नॉट जस्ट एन एक्सपीरियंस, दिस इज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट के येलो लाइट्स 3000 Kelvin, 2700 Kelvin gives you a very calm feeling, and it is directly affecting your mind psychologically, and it gives you a pleasant feeling and you can have a good sleep. Okay. Yeah, even it helps in sleeping also. So it is a science, right? So it is about us, how the lights are affecting us.
अनदर थिंग द एनवायरमेंट, राइट, द प्रोडक्ट। एक कोई भी कलर, जैसे काफ़ी सारे चीज़ें होती है, खुद के कलर होते हैं, कलर हमें दिखते हैं क्योंकि एक लाइट रिफ्लेक्ट करती है, उसकी वजह से हमको वो कलर हमको दिखता है, राइट। तो वो जो रिफ्लेक्शन जो कलर का उसके ऊपर गिरेगा, उसके बेसिस पे हम वो कलर ऑब्जर्व करेंगे। सो अगर हम कोई भी स्पेस डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें जो कलर जो हम डाल रहे हैं कि हमने ब्लू कलर के पर्दे डाले या ब्लू कलर की कारपेट डाली या रेड कलर का सोफ़ा डाला, तो उसको रेड, अगर इसको सही तरीके से, अगर सही कलर आपको सामने वाले के आँख में देखना है, Right. तो वो लाइटिंग का सही होना उतना ही नेसेसरी है। अदरवाइज देखो, घर में अगर कितना भी अच्छा कलर का सोफ़ा लगा लो, उसके ऊपर अगर आपने एकदम 6K लगा दी, तो वो सोफ़े का कलर कभी किसी को सही दिखेगा ही नहीं। उसके लिए आपको सही टेम्परेचर, सही केल्विन, सही ल्यूमेंस होना बहुत ज़रूरी है। सो लाइटिंग इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इट इज़ लाइक अ कैमरा, कि अगर आप कितना भी अच्छा डिज़ाइन करोगे लेकिन उसके ऊपर लाइट्स सही नहीं है, तो आपको वो चीज़ कभी सही नहीं दिखेगी। जस्ट बाई प्रोवाइडिंग अ गुड लाइट डिज़ाइन, यू कैन हैव अ गुड इंटीरियर डिज़ाइन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब अगर हम एक आउटसाइडर के नज़रिए से देखें तो हमें ये सारी चीज़ें कभी पता भी नहीं होती है। और जैसे आप बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, तो हर क्लाइंट का प्रेफरेंस अलग अलग होता है। जैसे पहले 6K या फिर वाइट लाइट हुआ करती थी, आज ये सारा साइंस आया हुआ है, तो आपके क्लाइंट्स के प्रेफरेंस बहुत सारे अलग अलग होते होंगे। और ये सारे नॉलेज, ये सारे ट्रेंड्स जो एट प्रेजेंट चल रहे हैं, उसके साथ आप कैसे अपडेटेड रहते हैं? एक चीज़ के ये साइंस अभी नहीं आया है, हमको अभी समझ में आया है। ओके, सो ओके, वो ओके। एक बहुत ही एक बेसिक सा चीज़ है कि भाई ये साइंस पहले से ही है। और दूसरा चीज़, सबके प्रेफरेंसेस होते हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, सो दैट साइकोलॉजी साइंस वर्क्स फॉर एवरीवन। अगर हम उसको सही तरह से कन्वे कर पाएंगे तो देयर इज़ नो, मतलब उसमें कोई दिक्कतें आती नहीं है। और क्लाइंट ये सारी चीज़ों को मतलब समझने में बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है उनको, क्योंकि वो बहुत सालों से कोई चीज़ करते आए हुए हैं और उनके लिए सडनली जो शिफ्ट हो रही है चीज़ें, उनको एक्सेप्ट कर पाना इज़ ऑलवेज समथिंग कि जिसमें से उनके रूटीन से उनको हटना वो उनके लिए चैलेंज होता है। एक ऐसी, मैं एक छोटा सा मतलब बोलूँगा कि आप बरसों से एक कार चला रहे हो, कोई भी XYZ ले लो, अभी आप अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करके मर्सिडीज़ में आ गए, राइट, इट इज़ जस्ट एन एग्जांपल। तो मर्सिडीज़ में अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में एक फर्स्ट टाइम में नहीं भी आ रही है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, दिस इज़ अ मर्सिडीज़, राइट। तो राइट। what, as a after having experience of 15 years doing luxury interiors, तो luxury interiors में मैं ऐसे बताऊंगा कि ये सब चीज़ें मर्सिडीज़ की जैसी है, समझ लो, दिस इज़ अ लग्जरी, राइट। तो अगर आप आज तक नहीं कर रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है, बट अगर आपको एक लाइफस्टाइल अपग्रेड करनी है, आपको एक अच्छा एक एटमॉस्फेयर फील करना है, Then you have to change. You have to change. And you have to accept the change. Accept the change. मतलब see, it is a very positive change. I must say this is a very positive change. It is just a matter of few days or maybe a Right. month. Right, right. फिर उनको सही, अगर देखो कुछ बातें जैसे अभी हम जो बातें कर रहे हैं, हम बातों से समझाने की ट्राई कर रहे हैं, तो शायद बातों से पहले ना समझे, लेकिन वो बाद में वो एक्सपीरियंस हो ही जाता है। और अगर ये कलर टेम्परेचर की बात है 6K या 3K, तो आजकल ट्यूनेबल लाइट्स आती है, सो वी हेल्प देम विद द फ्यू ट्यूनेबल लाइट्स इन द रूम, so they can have their own ambience, जो nostalgic feeling they can enjoy. Right. enjoy They 6K can change it at any time. हाँ, पर कई बार ऐसा होता है कि फिर वो चेंज करना बंद कर देते हैं और they enjoy 3K और मतलब good atmosphere. क्योंकि साइंस तो वही है और वो उनके बॉडी पे या उनके लाइफस्टाइल पे डेफिनेटली आफ्टर पीरियड इफेक्ट करेगा ही करेगा। सो जब आप इतने सारे क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं और इतने सारे प्रोजेक्ट्स में आप वर्किंग करते हैं, तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट की जो आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था और आपने उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया और उस जर्नी में आप आगे बढ़े, ऐसा कोई किस्सा आप शेयर करना चाहेंगे? चैलेंज का ऐसा है कि वी टेक एवरी प्रोजेक्ट एज ए चैलेंज। ओके।
राइट. सो चैलेंज इन टर्म्स कि भाई ऐसा नहीं है कि हमने कोई एक डिज़ाइन स्टाइल बना दिया और वी आर जस्ट फॉलोइंग द सेम इन ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट. ऐसा नहीं होता है. तो हमारे लिए हमेशा हर एक प्रोजेक्ट में कुछ नया करने की वो होती है. तो हम हमेशा चाहते हैं कि भाई एक नया अगर नहीं होता है तो हम चैलेंज कुछ नया ले लेते हैं कि भाई चलो लेट्स डू समथिंग दिस टाइम, राइट. तो वो हमेशा रहता है. बट आई थिंक हम टेक्नोलॉजी की कब से बात कर रहे हैं तो हमेशा हम एक चैलेंज खुद से ये चैलेंज वो लेते हैं कि मार्केट में नया क्या है. अगर क्लाइंट इज विलिंग टू पे then we should have that knowledge that this is the latest upcoming things in the market. So clients should get the full knowledge of the latest trends. That is our always, this is our always challenge कि भाई हम updated रहे overall trend से. If it is a technology, it is a material, if it is a design trend, it is a color trend, whatever it is. So हम हमेशा उससे update रहना चाहते हैं. सो जो आप सारे ट्रेंड्स के साथ अपडेट्स रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जिस इंसान के लिए, जो ओनर के लिए पूरा डिज़ाइन कर रहे हैं, उनके हैबिट्स, उनके रूटीन्स, ये सारी चीज़ों के बारे में भी आपको पहले समझना पड़ता होगा. उसके बाद आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आता होगा और उसके हिसाब से आप सिलेक्शन करते होंगे. तो एक डिज़ाइन एस्पेक्ट एक रूटीन और लाइफस्टाइल के अंदर कितना हिस्सा रखता है? See, everything you use from since morning to evening, it is a design. Someone has made an effort to design it. अगर आप सुबह में टूथब्रश ले लो या टूथपेस्ट ले लो या शाम को सोने के टाइम का आपका पिलो ले लो, पिलो का कवर ले लो. Someone has given a thought how it should be used. Right. So design is everywhere. First of all, it is a product design or interior design or maybe architecture design or whatever it is. But there is a designer behind it. हर एक चीज़ों का एक्सपीरियंस एक अच्छी डिज़ाइन से आता है. जो अच्छी डिज़ाइंस होती हैं वो हमेशा आपको यूटिलिटी में हेल्प करती है. तो अभी आते हैं पर्सनालिटी के ऊपर. जो शायद आपका सवाल था कि कैसे भी एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को आप इंटीरियर की उसमें कैसे ट्रांसफॉर्म करते हो. मैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करूँगा. एक वन इज़ अ नीड और सेकंड इज़ अ हैबिट, राइट. एक आदमी का हैबिट हो सकता है कि मैं पर्टिकुलर वे में ये चीज़ें यूज़ करना पसंद करूँगा, राइट. मे बी इट इज़ अ लेटेस्ट डिज़ाइन और मे बी आई विल बी ओके विद द ओल्ड डिज़ाइन. That is just another thing. But how to use that particular space या कोई भी particular product, उसका एक कुछ सालों का एक्सपीरियंस होता है, उसका एक हैबिट होता है. तो वो अगर वो सही तरीके से अगर हमें नरेट कर पाए तो हम ध्यान रखते हैं कि उसका जो हैबिट है वो उसको उसी तरह से मिले एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग द स्पेस. एंड अनदर थिंग इज़ द नीड. इस नीड कैसी हो सकती है कि कुछ चीज़ें आज आप यूज़ कर रहे हो, शायद आपको कम पड़ रही है या ज़्यादा हो रही है. तो अकॉर्डिंग टू दैट, जैसे एक सिंपल सी है कि एक लेडीज़ जब भी घर के लिए आती है तो उसका एक किचन और उसका एक वार्डरोब, वो दो चीज़ें के अंदर वो एक पूरा घर एक तरफ और ये दोनों चीज़ों का डिटेलिंग एक तरफ. बराबर. वो एक घर की जो हाउसवाइफ होती है या मे बी अ वर्किंग वाइफ, बट द लेडी ऑफ द हाउस ऑलवेज टेक्स केयर कि भाई मेरे किचन में कौन सा ड्रॉवर कहाँ आएगा, हाउ एम आई यूजिंग इट. तो वो इट इज़ अ नीड. उसका एस्थेटिक क्या है, वो कितने का हो रहा है, कैसे बनेगा, दैट इज अ पार्ट. बट द नीड ऑफ अ पर्सन हु इज यूजिंग इट, तो वो नीड समझना और उसको डिज़ाइन में टेक्निकली ट्रांसफ़र करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो वो एक इट इज़ लाइक हमने जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि यूटिलिटी, दिस इज़ द पार्ट ऑफ यूटिलिटी. और दिस इज़ दी, अगर हम कितना भी अच्छा एस्थेटिक्स बना ले, एक फोटोजेनिक रूम बना दें, लेकिन अगर ये चीज़ों में अगर आपका डिज़ाइन फुलफिल नहीं हो रहा है देन डिज़ाइन इज़ अ फेलियर. सो जैसे आपने बताया कि हर एक इंसान जो घर के अंदर रह रहा है उनकी एक अलग नीड है, उनकी खुद की एक पर्सनालिटी है, उनकी एक खुद की लाइफस्टाइल है. सो जो घर या डिज़ाइन जो है वो उसकी पर्सनालिटी या फिर उसके लाइफस्टाइल को कैसे रिफ्लेक्ट करता है? पर्सनालिटी को मतलब जैसे
मैंने आपको एक चीज़ बताई कि भाई हम लोग कभी भी हमारे डिज़ाइन स्टाइल को एक बाइंड करना नहीं चाहते हैं. So we always make a theme or a color palette or a mood board of the house or an office according to the taste and the choice of the क्लाइंट. client. अगर client का taste किसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे I'll tell you कि भाई हमने एक डेवलपर्स का ऑफिस किया था. ओके. So he wanted के as we are a real estate guy, we are into construction, तो हमें हमारा ऑफिस थोड़ा रॉ चाहिए, थोड़ा वो फीलिंग वो आना चाहिए. तो हमने उसके पूरे ऑफिस में एक्सपोज कंक्रीट का क्लेडिंग करवाया था. सो एक्सपोज कंक्रीट वाज द कोर मटेरियल इन द होल ऑफिस. राइट. सेकंड उसका एक था कि भाई आई नीड अ साइलेंट ऑफिस, मतलब एक अकोस्टिक शुड बी टेकन केयर ऑफ एट द बेस्ट लेवल. सो द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द पार्टीशन, सीलिंग, everything was taken care accordingly, right? He is an influencer as well as the real estate, तो he shoots lots of videos in his office. तो उसको वो acoustic is very necessary कि भाई अगर मैं कुछ शूट कर रहा हूँ तो it should be very silence. बाहर से कोई कार का नॉइज आ रहा है ऑफिस में, वो उसको नहीं चाहिए था. तो this was the need of the client, and according to their personality we have designed the whole office with this basic requirement to the aesthetics of the office. So we reflect पर्सनल, मतलब किसी भी क्लाइंट का जो पर्सनालिटी होता है, उसका नीड होता है, उसका जो प्रोफेशन होता है, वी ट्राई टू रिफ्लेक्ट दैट इन द डिज़ाइन. सो जैसे आपने बताया कि आपको उनकी पर्सनालिटी को हमेशा आप ये ध्यान रखते हैं कि रिफ्लेक्ट हो. सो आप क्या ऐसे मेथड्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उनकी पर्सनालिटी या फिर उनका लाइफस्टाइल आपके पास ऐसे फॉर्मेट्स में या इस तरीके से पहुंचे कि आप उसको बहुत डिटेल में समझ के आपके प्रोजेक्ट के अंदर उसको एग्जीक्यूट कर पाए? देयर इज नो पर्टिकुलर फॉर्मेट, और मे बी वी डोंट हैव अ क्वेश्चनर टू अंडरस्टैंड समवन्स लाइफस्टाइल. बट एक आदमी खुद जब अपने एक मीटिंग होता है, फर्स्ट मीटिंग, तो ऑटोमेटिकली इन जैसे जैसे वो खुद का नीड, एक यूटिलिटी या उसका एक प्रोफेशन उसका जब नरेट करता है, तो इन फ्यू मीटिंग्स यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग. जब उसका वो टेस्ट बताएगा तो कुछ उससे हम रियलाइज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं और उसको जज करना स्टार्ट कर सकते हैं. सो इट इज़ नॉट अबाउट फिलिंग अ फॉर्म Okay. or answering the questionnaires, but it is all about having a coffee with him 2-3 times with Spending time with them and understand your customer. Yes, absolute. So वो हमारी 2-3 मीटिंग्स रहती है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जहाँ पे उनकी नीड समझ में आती है, उनका बेसिक थॉट प्रोसेस, उनका फैमिली स्ट्रक्चर, उनका रूटीन, और हाउ दे गोना यूज द हाउस, हाउ दे गोना यूज द ऑफिस. सो एवरीथिंग वर्क्स दैट वे. सो हर एक कस्टमर या फिर आपके क्लाइंट्स जो आपको मिलते होंगे, उनके कुछ अपने घर के हिसाब से गोल होते होंगे, रिलैक्सेशन के, फिटनेस के या फिर एंटरटेनमेंट के. तो उनके गोल के साथ आपका डिज़ाइन अप्रोच किस तरीके से होता है कि उनके गोल्स मीटअप हो सके आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट? गोल हमारा, मतलब उनका जो इट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट. काफ़ी टाइम अभी एक लाउंज बनाने का ट्रेंड काफ़ी हमारे पास आ रहा है कि पहले लोग प्योर होम थिएटर बनाते थे, अभी दे आर मिक्सिंग इट. वी हैव मेड 2-3 क्लाइंट्स कि हमने, इट इज़ नॉट अ प्योर होम थिएटर. जब घर है तो एक अच्छा स्क्रीन है, बट द सिटिंग इज़ नॉट एज सच कि भाई आपको रूम में बैठना है, इट्स लाइक अ थिएटर. तो हम लोग एक लाउंज ही बनाते हैं जहाँ पे आप फैमिली के 15 लोग भी आराम से बैठ सकते हो, मूवी देख सकते हो, मैच देख सकते हो, एज वेल एज वाइल वॉचिंग अ मैच और अ मूवी यू आर एंजॉइंग योर फैमिली टाइम. सो इफ इट इज़ अ होम, so most important thing is the family time, right? So how you enjoy that in a house, it's very important. So उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है कि भाई आपका फैमिली स्पेस कैसा है, लिविंग रूम कैसा है, कितनी ऐसी इनफॉर्मल स्पेसिस यू कैन क्रिएट. तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आप जैसे बता रहे हैं फैमिली कनेक्शन, आज फैमिली कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एनी होम. सो डिज़ाइन कैसे हेल्प करता है बेटर फैमिली कनेक्शंस के लिए? सी भाई स्पेसेस आपको, मतलब अगर आपके घर में एक ऐसा स्पेस है जो, इफ एवरीवन loves that space, then people would love to spend time there, right? True. We have designed a penthouse. तो उसका जो टेरेस था,
तो वी हैव डिजाइन इन सच अ वे दैट देयर इज अ वेरी कोजी लाइक sunken courtyard, मतलब sunken court with a very minimal, there is no furniture, it was just a step with few cushions there, so you can 10-12 people easily can sit there and enjoy their family time there, so it was a very good space. So such spaces are very helpful to have a good time together, so it is very necessary कि आज किसी भी घर में एक ऐसी जगह होनी चाहिए कि घर के सब मेंबर एक साथ बैठ के इनफॉर्मली, मतलब इट्स नॉट बी अ फॉर्मल काइंड ऑफ अ थिंग, इनफॉर्मली आप एंजॉय कर सके, मतलब जहाँ पर एक टाइम ऐसा हो कि सब लोग वहां पर आ ही जाए और सब लोग साथ में बैठ जाए वहां पर. हाँ, इट कैन बी योर लिविंग रूम, इट कैन बी योर डाइनिंग, इट कैन बी योर पेंट हाउस और टेरेस हो सकता है, इट कैन बी योर लाउंज, इट कैन बी एनीथिंग, तो वो एक होना बहुत ज़रूरी है. सो एज अ वेरी एक्सपीरियंस एंड एज अ वेरी सीनियर आर्किटेक्ट, आप जो नए उभरते स्टूडेंट्स हैं या फिर जो नए उभरते आर्किटेक्ट्स है या इंटीरियर डिज़ाइनर है, उनको क्या एक ऐसा पीस ऑफ एडवाइस देना चाहेंगे जिनसे उनकी लाइफ में आगे या उनके करियर के अंदर उनको बेटरमेंट मिल पाए? आई थिंक वी आर वेरी थैंकफुल आवर जनरेशन कि हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, तो हमने एक टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटर और मोबाइल को ज़ीरो से बढ़ते हुए देखा है. आज की जनरेशन वो डायरेक्ट यूज़ कर रही है, सो उनको शायद, मुझे ऐसा लगता है कई बार कि उनको वो रॉ प्रोसेस शायद नहीं पता है, वो सीधा प्रोडक्ट जितना, जैसे एज एन एग्जाम्पल इफ़ आई वांट टू मेक अ रेफरेंस फॉर एनी डिज़ाइन, तो आज के दिन में इंटरनेट पे एक रेफरेंस ढूंढना इज़ अ वेरी इजी थिंग. विद इन 10 minutes आई कैन हैव 50 रेफरेंसेस, ट्रू राइट, बट उसको जज करना, इट इज़ राइट और रॉन्ग, इट इज़ लाइक सुटेबल टू समवन हु आई एम डिज़ाइनिंग फॉर, वो है कि नहीं, वो जज करना शायद वो भूल जाते हैं. तो आई गेस यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ गुड, यूजिंग ऑफ रिसोर्सेज इज़ गुड, बट उसको जज करना और उसको वाइस यूज़ करना, जैसे हमारे टाइम में होता था, लाइब्रेरीज होती थी, बुक्स होती थी, मतलब इंटरनेट वॉज नॉट दैट रीचेबल ड्यूरिंग आर स्टडी टाइम, नॉट प्रैक्टिस टाइम, बट स्टडीज टाइम पे वो नहीं था, तो हम बुक्स लेके आते थे, उसमें से रेफरेंसेस निकाल, तब जाके हमको एक प्रोजेक्ट स्टडी करने को मिलता था. हाँ, राइट, तो दिस वे वी यूज टू स्टडी दी प्रोजेक्ट, अदरवाइज वी हैव टू टेक परमिशंस फ्रॉम दी लाइक किसी हाउस ओनर से या किसी इंस्टीट्यूट से, अगर हमको इंस्टीट्यूट विजिट करना है कि हाउ दे हैव डिज़ाइन. बट आज की तारीख में इट इज़ वेरी 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 इजीली अवेलेबल, द नॉलेज इज़ वेरी वेरी इजीली अवेलेबल ऑन योर हैंड, बट उसको जो वाइसली यूज़ करना, जब कोई चीज़ बहुत ही ईजी मिलती है तो आई थिंक वो वाइस यूज़ नहीं होती है. तो आई थिंक आज की जनरेशन को वो समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई उसको एक फ़िल्टर लगाना कि भाई ये कैसे इसको यूज़ करें, राइट, इट इज़ वेरी नेसेसरी. बाकी मैं आई टेल ईच एंड एवरी क्लाइंट को मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि एस्थेटिक्स आज कोई भी कर लेगा. आज इतना इजी है एस्थेटिक्स के, भाई मुझे एक मूड बोर्ड बनाना है तो मैं इंटरनेट से ले लूँगा, बट दिस इज योर मूड बोर्ड, ख़त्म, ये सिलेक्शन कर लो, इट्स गोना लुक गुड. बट वो यूटिलिटी, टेक्निकलिटी, डिटेलिंग वो कैसे होगा, वो शायद हम एक एक्सपीरियंस से ही आता है. तो नए जो डिज़ाइनर्स हैं उनको वही है कि भाई एक वाइस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि जो रिसोर्सेज के साथ आप जी रहे हो उसको एक अच्छी तरीके से पॉजिटिवली यूज़ करना इज़ वेरी नेसेसरी. हम बात कर रहे हैं नए उभरते आर्किटेक्ट्स, और कई बार क्लाइंट किसी भी तरीके से सिलेक्शन करते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर्स या फिर आर्किटेक्ट्स का, तो क्लाइंट को किसी भी इंटीरियर डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट को सिलेक्ट करने के टाइम पे कौन सी ऐसी 2-3 चीज़ें हैं जिसको ध्यान रखना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट को एक ही चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है कि उनके लिए जो वो प्रोजेक्ट है वो कितना इम्पोर्टेंट है. अगर वो एक समझ पाए तो उसके लिए सामने डिज़ाइनर का सिलेक्शन एक इजी हो जाएगा, क्योंकि आज के ट्रेंड्स में एवरी डिज़ाइनर इज़ डूइंग वंडरफुल इन हिज ओन टर्म्स और इन हिज ओन स्टाइल. तो अगर आप अपना एक चॉइस समझ पाओगे, अगर आप वो समझ पाओगे तो काफ़ी सारा फिल्टर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कि विच डिज़ाइन इज सुटेबल फॉर द पर्टिकुलर क्लाइंट. तो वो क्लाइंट को एक खुद को समझने की बहुत ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है, रादर देन गोइंग फॉर जस्ट मतलब एमलेसली कोई भी डिज़ाइनर को पकड़ा और जस्ट
by on a monetary basis you are just negotiating Right. कि भाई he is doing at this price, you are doing at this price, because there is no match. There is no match. Every designer is doing differently, with a different approach, with different detailing, with different design services. So वो समझना ज़रूरी है. तो अगर आप डिज़ाइनर सिलेक्ट कर रहे हो तो what are you getting एज अ डिज़ाइनर, वो आपको क्या सर्व करेगा, व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज रादर देन जस्ट एस्थेटिक्स, क्या सर्विसेज आपको कैसे हेल्पफुल करेगा. सो वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिज़ाइन प्रोसेस इज़ वेरी लेंथी एंड वेरी डिटेल प्रोसेस. तो आई गेस फॉर अ क्लाइंट इज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट है. सो आप जब भी किसी भी क्लाइंट के साथ जुड़ते हैं तो आप उनको कौन से सर्विसेज के बारे में हमेशा ध्यान रखते हैं जब आप उनको डिलीवरेबल्स दे रहे हैं? सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मतलब इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनिंग आपने बताया, एग्जीक्यूशन, उसके अलावा साइट्स के ऊपर जितने भी हर्डल्स होते हैं या चैलेंजेस होते हैं, तो आप कौन सी चीज़ों के अंदर कस्टमर्स को हेल्प करते हैं कि उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होने के लिए कम से कम टाइम में और कम से कम हर्डल्स के साथ वो कंप्लीट हो सके? हमारा सबसे बेसिक नीड होता है कि हम वी आर दी लाइक आज के तारीख में वी आर रनिंग एन ऑर्केस्ट्रा, ऐसा समझ लो. ओके, राइट. दोस्तों ऑर्केस्ट्रा में एक बंदा होता है, ही डजंट प्ले अ सिंगल इंस्ट्रूमेंट, राइट, बट देर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मतलब मे बी हंड्रेड्स ऑफ पीपल प्लेइंग देयर ओन इंस्ट्रूमेंट, ही इज जस्ट गाइडिंग एंड मे बी so this is like running an orchestra. So as a designer we are handling each and every agency is coming under us, right? The agency should be performing, क्या काम करना है, कैसे काम करना है, क्या डिटेलिंग में काम करना है, कब काम करना है, तो वो सब हमारे अंडर में रहता है. वो सब हैंडल करने के लिए हम हमेशा हमारी क्लाइंट्स को बोलते हैं कि हायर अ फुल टाइम इंजीनियर और अ पीएमसी एट साइट. अगर आप एक अच्छा काम करना चाहते हो तो साइट शुड बी मॉनिटर डेली, राइट, रेगुलर बेसिस, विच इज एज अ कंसल्टेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू एम्प्लॉय एन इंजीनियर फॉर अ परमानेंट बेसिस. इट इज़ नॉट पॉसिबल. ट्रू. सो यू हैव टू हैव दैट. सो एक चीज़ वो होता है, और थ्रू दैट that person or an agency we try to control or monitor sites regularly. So हम एक एजेंसी का मतलब जो डिटेलिंग वो है उनके थ्रू रूट करके we always monitor. Any space design or home designing is a very complex process and always जो भी space design हो रहा है उसमें बजट या उसके बारे में आइडियाज़ इज ऑलवेज समथिंग कि जो एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है एक ओनर के लिए कि उसको मैं कैसे डिफाइन करूँ. सो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दैट कि एक ओनर को कैसे डिफाइन करना चाहिए बजट अपने घर के लिए? दो तरह के क्लाइंट होते हैं. आई थिंक एक होते हैं कि वेरी क्लियर होते हैं, भाई मुझे इतना बजट अलोकेट करना है फॉर माई प्रोजेक्ट, और एक होते हैं कि दे डोंट हैव एनी आइडिया कि भाई इसमें क्या एक्सपेंस होता है, कैसे होगा. बट फॉर बोथ ऑफ देम हम हमेशा हमारा अप्रोच एक वेरी ऑनेस्ट वे पे इतना रहता है कि दिस इज़ दी बेसिक. अगर आप अपना घर फ्रॉम नेकेड टू लॉक एंड की करना चाहते हो तो दिस इज़ द बेसिक अमाउंट ऑफ एक्सपेंस दैट इज गोना हैपन. वी आर नॉट अ मैजिशियन कि मैं आपको ये हाफ कॉस्ट में कर सकता हूँ. सो हमारा फॉर अ बॉटम लाइन वी हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट अप्रोच. भाई दिस इज द बॉटम, राइट. अगर एज अ डिज़ाइनर इफ आई एम डिज़ाइनिंग दिस इज दिस स्पेस, राइट, मैं मेरे टेस्ट और आपकी नीड को दोनों को मैच करते हुए चलूँगा तो दिस इज द बेसिक कॉस्ट दैट्स गोना कम. बिलो देन दिस इज नॉट पॉसिबल. वो एक हम हमेशा रखते हैं. हाँ, उसको थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना इज पॉसिबल, बट समहाउ वो अनरियलिस्टिक उनको एक विजन देना वी ऑलवेज अवॉइड दैट, राइट. तो एक हो गया बॉटम लाइन का पार्ट, एक हो गया टॉप लाइन. सो देयर इज नो टॉप लाइन. ओके, देयर इज नो टॉप लाइन. नो टॉप लाइन मतलब आप एक छोटे से स्पेस में आप कितना भी बजट आप दे दो, वी कैन सी इट इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरेशन. आई कैन गेट यू द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन योर रूम, राइट. ओके, अगर सी देयर आर टू एक्सपीरियंसेस लाइक एग्जाम्पल्स rather than experiences कि आपके पास एक बजट है 70-80 लाख रुपए का. So you have two options. Either you are buying an Innova, एक
मॉडिफायर को दे दी और मॉडिफाई करके इनोवा को आपको मेबैक बना के दे देगा 70-80 लाख में। सो दिस इज वन एक्सपीरियंस। और अनदर इज 70-80 लाख में एक डिसेंट मर्सिडीज का बेस मॉडल आ जाएगा। सो व्हाट वुड यू चूज? I will select Mercedes. Exactly. So this is the value of your budget. The spending, आपने जो स्पेंड किया है उसका वैल्यू 80 लाख तो वही है, लेकिन 80 लाख का वैल्यू आपको मर्सिडीज में ज़्यादा दिख रहा है। सो दैट इज द क्यूरेशन एंड ऑफ अ राइट प्रोडक्ट। सो दैट इज द पार्ट ऑफ लग्जरी। एज अ लग्जरी इंटीरियर डिज़ाइनर दिस इज द मेन पार्ट कि आप क्लाइंट के बजट और उसको कैसे जस्टिफाई करते हो कि भाई अगर आपका ये बजट है तो यू डिज़र्व दिस, कि दिस इज़ दी बेसिक, क्या आपको आपके घर में इतना होना चाहिए। सो दैट इज़ दी पार्ट ऑफ मार्केट नॉलेज, द टेक्नोलॉजी जो हम जब बात कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट इट। सो ऐसे होता है। So is luxury directly connected with the price? देर आर टू काइंड्स ऑफ लग्जरी आई वुड से। अगर आपने ये सवाल पूछा तो एक लग्जरी है कि भाई मेरे पास एक स्पेस का लग्जरी है, Okay. राइट, कि आई हैव अ एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस, दैट्स माई लग्जरी। सो डेफिनेटली इट हैज़ कम विद अ कॉस्ट, True. right? But I don't have a space, but I want all the luxuries of the life. So that's another way of looking at it. So कॉस्टिंग डेफिनेटली आपको एक बेनिफिट देता है कि अगर आपके पास एक मॉनेटरी पावर है तो आप इसको बेस्ट तरीके से यूज़ करो। जैसे एज एन एग्जांपल आप मुझे कहो कि मुझे वर्ल्ड के बेस्ट सोफ़ा या मे बी लूज फर्नीचर और मॉड्यूलर फर्नीचर चाहिए, तो आई कैन एटलीस्ट गेट यू एन एक्सपीरियंस कि व्हाट इज़ द बेस्ट डिज़ाइनर फर्नीचर लुक्स लाइक, राइट। तो वो मैं आपके टेबल पे एक बार एक्सपीरियंस रख सकता हूँ कि सी दिस इज़ दी व्हाट लग्जरी लुक्स लाइक टुडे, राइट। अगर बॉम्बे का या कहीं के अगर एक लग्जरी होता है तो व्हाट इज़ लग्जरी, तो ये होता है लग्जरी कि भाई आज के दिन में द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, इधर इट्स अ टेक्नोलॉजिकली बेस्ट और मे बी डिजाइन्ड बाय अ रिनाउंड पर्टिकुलर डिज़ाइनर वर्ल्ड वाइड, कि उन्होंने ये डिज़ाइन किया यूनिक पीस है, इट्स अ वेरी यूनिक पीस ऑफ फर्नीचर और यूनिक पीस ऑफ आर्ट और यूनिक पीस ऑफ मटेरियल विच हैज़ नेवर बीन यूज्ड। सो दैट्स अ लग्जरी कि यू आर गेटिंग समथिंग विच इज़ नॉट बीन यूज्ड बाय समवन एल्स। So that is the Right. value of your money that you are getting, and you are you are getting an experience which has no one has ever get. So I think वो luxury वो है कि आज की तारीख में कि अगर आपके पास वो monetary power है तो you deserve that. तो अगर वो monetary power है तो as a designer हमारा वो एक task रहता है कि उसको money को एक value creation कैसे करें rather than just finishing the budget. ऐसा नहीं होता है। तो अगर एक चीज़ जैसे इनोवा है, मर्सिडीज है, तो व्हाट्स योर, बोथ आर वेरी गुड कार्स, बट इफ़ यू हैव दैट देन यू हैव टू हैव दैट। सो जैसे आपने स्पेस की बात करी कि स्पेसिस बहुत सारे अलग अलग साइजेस के होते हैं, माइट बी 1000 स्क्वायर फीट, माइट बी 8000 स्क्वायर फीट और माइट बी 15,000 स्क्वायर फीट। सो ये सारे स्पेसिस जब आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द बिगर साइजेस, मोर देन 8000 स्क्वायर फीट और 12,000 स्क्वायर फीट के जब स्पेस डिज़ाइन हो रहे होते हैं, तो उसके अंदर कौन सी चीज़ें ऐसी है कि जो लग्जरी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है? लग्जरी में सबसे बड़ा स्पेस, देखो लोग ज़्यादा स्पेस क्यों लेते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट मोर फ्रीडम ऑफ स्पेस। जैसे एक रिनाउंड एक पॉडकास्ट में एक है कि भाई व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन योर सोफा एंड द वॉल डिफाइंस द लग्जरी, मतलब आप कितने रिच हो। सो व्हाट इज़ दैट कि भाई आई हैव द स्पेस। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि उसको वो क्लॉस्ट्रोफोबिक एक बेसिक एरिया में नहीं रहना है कि भाई एक टीवी से बेड का डिस्टेंस इतना ही होता है, ये इतना ही होता है, राइट। इट कैन बी एनीथिंग। सो दैट्स अ स्पेस इज इटसेल्फ इज अ लग्जरी, बट इसका ऑप्टिमाइज्ड यूज़ कि अगर इतना, जैसे हमने बोला कि भाई एक जैसे 4 सीटर जैकुजी रखना है, जस्ट अ वीक थॉट, तो हर के घर में नहीं आ सकता। अगर आपका बेसिक नेसेसिटी कवर हो चुका है, देन यू कैन थिंक ऑफ सच थिंग्स। You can have your own like bar in your own area. You can have your home theater. You can have your gym. You can have your lounge. You can have your like anything in your house. But कब? जब you have the luxury of space. Right. आजकल
people are having 2 kitchens, one for the butlers and one for themselves as a show Right. kitchen. Right. So that's a luxury. If the people use like there's a walk-in wardrobe completely separate, the wet area is completely separate. That's a luxury. Even in the master, there is a his wardrobe and there's a her wardrobe, and there is a dressing in between, and there's a toilet. So that's a luxury. So these all in terms of space. If you have a good space, so how to utilize it? It's a luxury. So whenever you are designing a luxurious space, so उस टाइम पे ऐसे कौन से 2-3 चीज़ें होती है जिस पे हमेशा आपका नज़र होता है और वो चीज़ आप फुलफिल करने की हमेशा कोशिश करते हैं? जब लग्जरियस प्रोजेक्ट डिज़ाइन होता है तो सबसे पहला होता है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स. जो बेसिक मटेरियल्स जो वो स्पेस को डिफाइन करते हैं, इट शुड बी अगर रेयर तो बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा, बट एटलीस्ट यूनिक. इट शुड बी यूनिक. अगर कोई घर में एंटर होता है तो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन वो जो एक्सप्रेशन आता है घर में, इट शुड बी डिफरेंट कि एटलीस्ट वो एक पॉज आना चाहिए घर में. तो हाउ डू यू डू इट? बाय यूजिंग दी यूनिक मटेरियल्स. मतलब वो मटेरियल पैलेट जो है वो एक रेरिटी क्रिएट करता है. देन देयर इज़ अ डिटेलिंग ऑफ एंड क्लबिंग एंड मर्जिंग ऑफ मटेरियल्स. तो वो एक बहुत बड़ा एम्बियंस में प्ले करता है. और लाइटिंग डिज़ाइन इज़ अ जेम फॉर द लग्जरी डिज़ाइन. It is like, as an example, if I tell you कि भाई we are running an orchestra, as I told you. Very true. Right? Very true. So it is not about just carpenters and other labor agencies. It's all about designers as well. We are, for a luxury project, we always work with lighting designers. We work with art curators. We work with a stylist. We work with product designers. There are modular furniture designers. So they all are working for my design. Got it. So I can consider कि they all are expert in their domain. Yes. Who are working on that project. Excellent. And they all are appointed by me. Okay. So you onboard them all and you deal with them for the client to give them that luxury. Yes. So that is the luxury. कि भाई see, as an architect, as a designer, I cannot design everything. I cannot have a forte of everything. But someone has that कि भाई उसका सिर्फ forte है lighting designing. तो अगर वो space अगर वो client would afford कर सकता है तो we can do that. हम हमारे जो जितने भी आर्ट है तो we specially concern art curator. So वो कुछ स्पेसिफिक आर्ट bespoke भी हो सकता है विच इज़ रेयर. वो एक जगह बना ख़त्म, वो सेकेंड पीस, देयर इज़ नो सेकेंड पीस. सो देयर इज़ अ आर्ट क्यूरेशन, देयर इज़ अ स्टाइलिस्ट who designs all the curtains, rugs, everything, bed sheets, everything is specially designed and curated for the project. So that's a very so we always try to involve as many as collaborations as possible and get the best people on board. It is not that कि भाई as a I am a designer, I will do everything. That's not the way of doing it. So if it आज एक मॉड्यूलर फैक्ट्री चलाने वाला भी डिज़ाइनर है क्योंकि वो एक डिटेलिंग डिज़ाइन कर रहा है. He has their own team. So we respect that and we give them the freedom कि भाई see this is the basic need, aesthetic need, or maybe this is my requirement. Now you detail it out. So that way जितना luxurious project होता है we collaborate with as many people as we can and we involve we get our team bigger. Domain expertise are always there in the luxurious project. Absolutely. It is very necessary. मैं हर एक चीज़ में खुद नहीं कर सकता. So जब भी आप कोई डोमेन एक्सपर्ट को हायर कर रहे होते हैं तब उस डोमेन एक्सपर्ट के पास से आपके क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं? उसकी फील्ड का एक बेस्ट डिज़ाइन, स्पेशली ऐसे ने लाइटिंग, तो लाइटिंग के अंदर का मुझे उससे एक बेस्ट नॉलेज चाहिए. ओके. एज एन एग्जांपल हमने एक बेसिक टच अपन किया था कि दिस काइंड ऑफ टेम्परेचर हमको ऐसे काम फील देता है. ओके. बट वो एक्सपीरियंस फील करने के लिए स्पेसिफिक लाइट, स्पेसिफिक ब्रांड ऑफ लाइट, स्पेसिफिक टेम्परेचर ऑफ लाइट, स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ लाइट. सो वो एक इन इटसेल्फ इट्स अ डिज़ाइनिंग.
Got it. तो हम हमेशा वो ऐसा नहीं कि इट इज़ जस्ट सो कॉल्ड डिज़ाइनर, तो वो उसके एक्सपीरियंस, उसके किए गए प्रोजेक्ट्स, उसको ध्यान में रखते हुए हम उसको ऑन बोर्ड लेते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Basic thing I can also do. I have done many projects doing everything, lighting designer to curation to everything I have done. But this was the limitation of the client or a project. Right. जब एक luxury मिलती है तो why not? Then they are hired for their specialized service. So it should be felt like a specialized service rather than just a service. तो दोस्तों, आज का हमारा ये एपिसोड काफ़ी इंसाइटफुल रहा. मयंक जी ने हमारे साथ अपने जो पर्सपेक्टिव शेयर किए, उससे हमारे ऑडियंस को काफ़ी हेल्प मिली होगी नए आइडियाज़ के लिए, और उनको काफ़ी सारी क्लैरिटी मिली होगी. सो मयंक जी, ये इनवैल्यूएबल इंसाइट शेयर करने के लिए और आपका टाइम देने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया. Always welcome. Thank you. सो दोस्तों, ये पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको डिज़ाइन बियॉन्ड वॉल्स को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर.